हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। हम पढ़ रहे थे वैश्वीकरण, और वैश्वीकरण में हमने सांस्कृतिक वैश्वीकरण पढ़ लिया था। वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव हमने पढ़ लिया था कि वैश्वीकरण का संस्कृति पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कैसे कैसे पड़ने वाला है, और इसके क्या क्या इफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। अब आज हम इसका एक छोटा सा भाग और है, वैश्वीकरण का सांस्कृतिक जो प्रभाव है, वैश्वीकरण का, कल्चर का, ग्लोबलाइजेशन का जो कल्चर प्रोग्राम है, उसको इंक्रीजमेंट कौन से पार्ट्स करते हैं, कौन से कारक कर रहे हैं, कौन से तत्व कर रहे हैं, ये हम देखेंगे कि वैश्वीकरण का जो सांस्कृतिक प्रभाव है वो किन कारणों से ज्यादा बढ़ा है। ये बात हमें समझनी होगी। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, बहुत सारी चीजों के एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं, बहुत सारी चीजों के प्रोडक्ट के सैंपल्स हम देखते हैं, डमी प्रोडक्ट हम देखते हैं। तो ये सारी चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं वो चीजें खरीदने के लिए। उसी प्रकार से सांस्कृतिक वैश्वीकरण भी एक बड़ी मात्रा में बढ़ा है। एक दूसरे के आने जाने से, एक दूसरे के कल्चर को देखने से, एक दूसरे के पहनावे को देखने से, एक दूसरी जगह जाकर खा के हम लोग उसको अनुभव करते हैं। 10 लोगों को बताया, 50, 100, एक कल्चर डेवलप हो चुका है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये एक प्रकार से सांस्कृतिक प्रभाव को बढ़ाने वाले निम्न कारण रहे। जैसे आज इंटरनेट पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बीमारी है व्हाट्सएप, सोशल मीडिया। ये सब आज एक प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा की तरफ लेके जा रहे हैं, एक बीमारी की तरह ये फैल रहे हैं। ये आए थे पॉजिटिव एनर्जी की तरफ, लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट भी बहुत ज्यादा हैं। सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप है, अपने वीचैट है, फेसबुक है, बहुत सारे मैसेंजर्स हैं, और भी बहुत सारे सोशल मीडिया के लगभग 14 से आसपास एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम लोग सोशल एक्टिविटीज कर सकते हैं। इंस्टा है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। इन एप्लीकेशंस को हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ से देखते हैं। नेगेटिव देखें तो एक प्रकार की ये बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, समाज में एक बीमारी ही फैला रहे हैं। मानसिक बीमारियों के कारण तो ये है ही है, प्लस सामाजिक विकृति के भी एक कारक बढ़ गए हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं मानसिक विकृति हमारे अंदर आ रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, हेजिटेशन आ रहा है, एकांगी जैसे कुसमायोजन के जो पार्ट्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें इसमें देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं बच्चा पेरेंट्स से अलग हो रहा है, भाषा शैली बिगड़ रही है, पहनावा बिगड़ रहा है, समाज से कट रहे हैं, इंडोर गेम में ज्यादा हो रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज ना के बराबर हो रही हैं। यूं कहीं कुल मिलाकर तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से श्राप की तरह साबित हो रहे हैं। ये समाज से काटकर इंडिपेंडेंट रिश्ते, यानी कि बहुत संकीर्ण रिश्तों की ये बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से नकारात्मक सोच इसकी है। अब इसका पॉजिटिव पक्ष देखते हैं अपने टॉपिक के आधार पर। तो इंटरनेट एक बहुत कामयाब चीज है। इंटरनेट की शुरुआत 1950 में हुई और ये बनाया था अमेरिका ने बनाया था सैन्य उद्देश्य के लिए, सैन्य सहायता के लिए, अपनी सैन्य सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए। आविष्कार कौन से देश ने किया था? इंटरनेट का अमेरिका ने किया था। इसका उद्देश्य क्या था? सैन्य। और आज इंटरनेट के बिना पूरी दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक्टिव हो रहे हैं, मिसाइल, उपग्रह, मोबाइल फोन। आप जो क्लास देख रहे हैं वो भी इंटरनेट के माध्यम से ही देख रहे हैं। तो एवरीथिंग पॉसिबल किस पर है? आज सर्वर पर पॉसिबल है, डाटा से पॉसिबल है। जैसे भी चीन का जासूसी कांड आया है वो भी किससे संबंधित है? इंटरनेट से ही संबंधित है। तो इंटरनेट ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सूचना क्रांति हमारे देश में ला दी है। सांस्कृतिक मायने ही इसके बदल गए हैं, और सांस्कृतिक वैश्वीकरण में बहुत बड़ा रोल किसका आ रहा है? इंटरनेट का निकल कर आया है। दूसरा, इंटरनेट में ईमेल, सूचनाओं का जो आदान प्रदान हुआ है उसका बड़ा माध्यम है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल माइक्रो सेकंड के अंदर एक सूचना को दूसरी जगह
प्रेषित कर देता है, और वो भी एज इट इज फॉर्मेट में। उसकी कैपेसिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, और सूचना संबंधित व्यक्ति के हाथ में सुरक्षित पहुंच जाती है। तो ये एक बहुत तीव्र गति से भेजे जाने वाला माध्यम है। इंटरनेट के आगे देखें हम लोग तो व्हाट्सएप है, ये इनक्रिप्टेड डाटा प्रेषित करता है। इनक्रिप्टेड डाटा वो डाटा होता है जिसको हम चोरी नहीं कर सकते, जिसको सिक्योरिटी सिस्टम में हम लोग बहुत सुरक्षित रखते हैं। कहीं ना कहीं एक सिक्योर माध्यम से जाता है, इनक्रिप्टेड होकर जाता है, इसे हम खोलकर नहीं देख सकते, थर्ड पार्टी इसे खोलकर नहीं देख सकती। तो कहीं ना कहीं ऐसी सिक्योर सूचनाओं को भेजने के कारण बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पर आ गए, और इस प्लेटफॉर्म का यूज अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों के लिए भी करने लगे। बिजनेस, आइडियाज, वर्क, ऑफिस वर्क, इसमें तो काम ये हो ही हो रहा है, प्लस निजी जिंदगी की जो बातें हैं वो भी कहीं ना कहीं किस पर आ गई, व्हाट्सएप पर आ गई, जिससे सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। इसमें आगे देखें फेसबुक है, मैसेंजर्स हैं, तो ये लाइफ का हमारा पार्ट बन गए हैं। हमारे दैनिक जीवन की जितनी भी गतिविधियां हैं वो इनसे ही संबंधित होती हैं। हम इनको शेयर करते हैं, निजी लाइफ के खुशियों को शेयर करते हैं, बहुत सारे टेंशन्स को शेयर करते हैं, फ्रेंड्स के साथ चैट करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के रूप में बदल गई हैं। इनका हमारा जीवन एक तरीके से क्या है, आदी हो चुका है। ये सारी चीजें हमारी लाइफ का आज क्या है, पार्ट है। यदि इंटरनेट किसी व्यक्ति रेगुलर यूज कर रहा है, कोई व्यक्ति इंटरनेट रेगुलर यूज कर रहा है और किसी दिन उसके पास इंटरनेट नहीं है, तो वो अपने आप को बेचैन सा महसूस करता है। ये एक प्रकार का नशा भी हो गया है कि बिना गैजेट्स के हमारी लाइफ सही नहीं चल सकती, ये हमारा माइंड सेटल हो चुका है। तो हमने इंटरनेट और ईमेल के दोनों पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स देख लिए। पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, नेगेटिव बहुत कम है। अगर इसे सही मात्रा में यूज किया जाए तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, और ये एक काल्पनिक संसार है, अथाह संसार है। इंटरनेट क्या है, एक काल्पनिक संसार है, इसमें पूरी दुनिया समाई हुई है, और हम इसको एक साकार रूप में देख सकते हैं। शायद ही कोई ऐसा सवाल होगा जिसका इंटरनेट जवाब नहीं दे सकता है। कल्पनाओं पर आधारित होकर वो आपको एग्जैक्ट वैसा ही चीज आपके सामने शो करता है कि ये चीज ऐसी है। फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रांति। इलेक्ट्रॉनिक क्रांति ने भी बहुत तगड़ा काम इसमें किया है। इलेक्ट्रॉनिक क्रांति में इंटरनेट के कनेक्शंस हैं, न्यूज चैनल्स हैं, ब्रॉडकास्टिंग है, ब्लॉग्स हैं, वो सारी चीजें जो आज की आधुनिक चीजें हैं। इसमें अपने डिवाइस है, बहुत सारे लैपटॉप्स हैं, मोबाइल डिवाइसेस हैं, वाईफाई हैं, अपने डोंगल्स वगैरह, ये सारी जो आधुनिक चीजें आई हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो क्रांति का रूप लेकर आए हैं, वो कौन सी क्रांति निकल कर आई है, इलेक्ट्रॉनिक क्रांति के रूप में निकल कर आई है। और ये इलेक्ट्रॉनिक क्रांति सांस्कृतिक प्रभाव को बढ़ाने में बहुत जबरदस्त कामयाब रही है। जैसे ब्रिटेन से आज हम बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, लेकिन ब्रिटेन के कल्चर को हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से जान सकते हैं। हम लोग बहुत सारे गूगल्स के ब्लॉग्स हैं उनको देख सकते हैं, बहुत सारी साइट सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे इंटरनेट के और भी माध्यम है, वहां से हम लोग इसको देख सकते हैं। बहुत सारे न्यूज चैनल्स ऐसे आ गए जो आपको ट्रेवलिंग की हिस्ट्री बताते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं डिस्कवरी के चैनल्स हैं। बहुत सारे नॉलेजेबल चैनल्स हैं, वो सारे वर्ल्ड की क्या क्या एक्टिविटीज हैं, क्या क्या खूबियां हैं, वो सब आपको बताते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्रांति भी वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका रख रही है। फिर विचार और अवधारणाओं का आदान प्रदान। बहुत सारे देशों ने ऐसा माना, हमने ये भी देखा था कि वैश्वीकरण का तो मूल एजेंडा है पश्चिमी संस्कृति को थोपना है, एक तरीके से लादना है। ये विचारधाराओं वाले देश या पश्चिमी संस्कृति वाले देश अपनी विचारधारा को सर्कुलेट करते हैं। जैसे हमने देखा था इस्लाम फतवा जारी करता है। इस्लाम क्या करता है, फतवा जारी करता है। फतवा एक प्रकार का आदेश होता है तो जबरन लागू करवाया जाता है। क्या किया जाता है, जबरन लागू करवाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा सानिया मिर्जा जो एक टेनिस स्टार थी, बाद में पाकिस्तान के शोएब मलिक से उन्होंने शादी की। उन्होंने जो कपड़े उनकी ड्रेस को लेकर कमेंट्स किए गए थे कि यदि इस प्रकार के कपड़े पहनेंगी तो वो इस्लाम का विरोध कर रही है।
इनको लेकर भी क्या जारी किया गया था, फतवा जारी किया गया था। तो ये प्रकार का कट्टर आदेश होता है, एक प्रकार की कट्टरता को दर्शाता है कि ऐसा मानना ही पड़ेगा यदि इस्लाम के अंदर रहना है तो ऐसे विचार अवधारणाओं का आदान प्रदान बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ। ये तो इसका नकारात्मक पक्ष हो गया। सकारात्मक पक्ष क्या है, बहुत सारे पॉजिटिव एटीट्यूड, बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स हमारे समाज में सर्कुलेट हुए, उनको बढ़ाने के लिए। जैसे ईसाइयों की हम बात करें तो ईसाई एक बहुत बड़ा समूह है, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत सारे गिफ्ट्स ऑफर करता है, बहुत सारे पैसे ऑफर करता है, गरीबों को मकान तक ये दे रहे हैं। तो ऐसे लालच में कहीं ना कहीं ईसाइयों की संख्या में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। ये कुछ इलाकों में ऐसा देखा गया है, जैसे उड़ीसा क्षेत्र है, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र हैं, जहाँ जबरन धर्म परिवर्तन की कुछ घटनाएं देखी गई हैं। तो ये भी क्या है, अवधारणाओं का आदान प्रदान बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ है, अपने लोगों की संख्या बढ़ाने की मात्रा हुई है। तो इससे कौन सा वैश्वीकरण हुआ, सांस्कृतिक वैश्वीकरण ही हुआ। बहुत सारे लोग जहां रहने लगे वैसी ही विधियां उन्होंने अपना ली। फिर डिजिटल क्रांति, डिजिटल क्रांति भी ठीक वैसा ही है जैसे इंटरनेट और ईमेल क्रांति है। आज सब कुछ डिजिटल हो रहा है, जैसे पेमेंट्स डिजिटल हो रहे हैं, आपके इंटरनेट से टिकट्स माध्यम आ रहा है, इंटरनेट से एग्जाम्स हो रही हैं, इंटरनेट से आपके एडमिट कार्ड और रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये क्या है, डिजिटल क्रांति है। पहले किसको क्या मिला ये क्यों कोई नहीं जान सकता था, कहां से कितना पैसा आया उसका रिकॉर्ड रहता था, लेकिन वो कहां कहां गया वो सही मात्रा में हम रिकॉर्ड्स नहीं रख सकते थे। आज किसके पास सब्सिडी गई या नहीं गई, किस नाम से गई, किस अकाउंट में गई, उसका आईपी एड्रेस क्या था, उसका नॉमिनी कौन था, उसका ऑनर कौन था, सारी डिटेल्स हम बहुत अच्छे से जान सकते हैं। और 1 रुपए भी इधर से उधर अगर होता है तो उसका ट्रांजैक्शन आईडी जरूर जनरेट होता है, और उस ट्रांजैक्शन आईडी से उस पैसे को हम खोज सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में कहां से कहां गया। जैसे बैंक में 4-5 चीजें होती हैं, पहला ऑनर का नाम आ जाएगा, फिर नॉमिनी आ जाएगा, इसके बाद आईपी एड्रेस आ जाएगा, ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी। तो ये सारी चीजें आप वर्तमान में ट्रैक कर सकते हैं, और एक पैसे का भी हिसाब यहाँ से बहुत आसानी से मिल जाता है। इसके बाद है न्यूज चैनल्स। ये कुछ अंतरराष्ट्रीय न्यूज चैनल हैं जो पूरी दुनिया को कवर करते हैं। आपको पता होगा CNN, BBC और अल जजीरा, ये बहुत बड़े चैनल हैं। जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान में, तब इसी BBC ने पाकिस्तान में जाकर उस घटना को कवर किया था। BBC बहुत बड़ा न्यूज चैनल है और लगभग दुनिया के हर क्षेत्र को ये कवर करता है। तो इनके माध्यम से भी अब जब ये एक दूसरे देशों में दिखाए जाते हैं, एक दूसरे देशों में घटनाओं को प्रेषित किया जाता है, तो एक दूसरे देश के लोग आकर्षित होते हैं, और इन न्यूज चैनल के माध्यम से बहुत सारी घटनाओं को बहुत सारी दुनिया के देशों ने अपना लिया है। उन्हें जो चीजें अच्छी लगी, उन्हें जो चीजें समझ में आई, उस संस्कृति को उन्होंने बहुत आसानी से बहुत जल्दी अपना लिया है। तो आज यहाँ से सवाल क्या बना, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को बढ़ाने वाले कारक कौन से हैं। कल हमने बात की थी कि वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव क्या होता है। आज हम बात कर रहे हैं वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव को बढ़ाने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये सब क्या है, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को बढ़ाने वाले कारक हैं। आपसे पूछ सकता है दुनिया के बहुत बड़े चैनल्स में नाम, CNN, BBC, अल जजीरा, ये सब क्या हैं, बहुत बड़े न्यूज चैनल हैं। इसमें अगला बिंदु है भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव। यह यूं आ जाए, भारत में वैश्वीकरण को स्पष्ट कीजिए। दोनों एक ही सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हर टॉपिक से सवाल बनता है, हर बिंदु से इसके सवाल बनता है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि कहां से सवाल आएगा। तीनों वैश्वीकरण में से एक सवाल बनना ही बनना है, और दूसरा सवाल इस साइड से बनेगा बाकी टॉपिक में से। तो भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव क्या पड़ा, ये हम देखेंगे, कैसे कैसे पड़ा, क्या क्या पड़ा। तो उससे पहले हम एक घटना देखते हैं कि 1947 में भारत आजाद हुआ, और 1947 से 1950 तक सोवियत संघ और अमेरिका,
दोनों बराबर रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। 1950 से ये दूर होने लगा और 1971 में हमारे खुलकर विरोध में आ गया। खुलकर कौन आ गया? विरोध में आ गया। कौन आ गया? अमेरिका। ये हमारे साथ चल रहा है, साथ चल रहा है, साथ चल रहा है। आपको याद होगा बांग्लादेश के साथ, जब बांग्लादेश वाले मामले पर जब पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई थी 1971 में, और बांग्लादेश के नाम से हमने एक नया देश बना दिया था, उस समय अमेरिका का एक बहुत बड़ा बेड़ा, जिसको यूं कहते हैं चलती फिरती सेना है, भारत के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आ गया था। जब सोवियत संघ ने अपनी सेना हिंद महासागर में उतार दी इसके खिलाफ, तब जाके उसे लगा कि बहुत बड़ी गलती मैं कर रहा हूं, इससे विश्व युद्ध छिड़ सकता है। तो अमेरिका ने अपने जंगी जहाज बेड़े को वापस ले लिया था। 71 में हमारे साथ खुलकर विरोध में आ गया। फिर भी ये लगातार 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 माइनस में ही रहा 1991 तक। फिर 1999 कारगिल में भी ये हमारे विरुद्ध ही रहा। कारगिल के समय भी ये हमारे विरुद्ध रहा। ये 91 में हो गया समाप्त। इसका चैप्टर यहाँ पर हो गया समाप्त। तो ये घटनाक्रम भारत का हमें देखना बहुत जरूरी है। भारत आजाद हुआ 1947 में। 50 तक दोनों के बराबर लेवल में रहते हैं हम लोग। अमेरिका भी हमारे नजदीक, सोवियत संघ भी नजदीक। लेकिन आपको पता है 50 में ही अगर देखें हम लोग तो जम्मू कश्मीर के मामले पर यूएनओ में एक बड़ा सवाल उठा और अमेरिका भारत के जम्मू कश्मीर को लेकर विरोध में आ गया, पाकिस्तान के आ गया समर्थन में। तो यहां से विरोध लगातार बढ़ता चला गया और 71 में अमेरिका हमारे खुलकर खिलाफ आ गया। धीरे धीरे लगातार आगे रहा। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तब अमेरिका को ये लगने लगा कि अब हमारा दुश्मन बचा ही नहीं। तो यहाँ से कुछ सॉफ्ट नीतियां बनना शुरू हुई। लेकिन कारगिल के समय जब हमने सैटेलाइट इमेजेज मांगी, सैटेलाइट की मदद मांगी, तो इसने मना कर दिया, पाकिस्तान के विरुद्ध सैटेलाइट इमेज मैं आपको नहीं दूंगा। इसके बाद लगातार संबंध सुधरे और 2005 से लगातार मित्रता में बदलता चला गया मामला। तो भारत और अमेरिका के शुरुआती संबंध बहुत अच्छे, बीच में बहुत खराब और अभी बहुत अच्छे प्रगाढ़ता पर हैं, क्योंकि चीन से मुकाबला करना है अभी। सोवियत संघ से हमारे सदैव अच्छे रहे। 91 में इसका विघटन हो गया और इसके बाद कौन आ गया? रूस आ गया और इससे भी लगातार हमारे संबंध एज इट इज अच्छे के अच्छे ही रहे। तो ये तो एडिशनल घटना हो गई। अब यहां से सवाल क्या बना? पहला ही, वैश्वीकरण का प्रादुर्भाव कब से हुआ भारत में? तो कब से हुआ? 91 से हुआ। कब से हुआ? 91 से हुआ। यह आपको याद होना चाहिए। और इसे उदारीकरण भी कहते हैं, ये हमने देख लिया था। इसको ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं और इसे भूमंडलीकरण भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं इसको? भूमंडलीकरण भी कहते हैं, उदारीकरण भी कहते हैं, वैश्वीकरण भी कहते हैं और ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। तो भारत में वैश्वीकरण का उदय कब हुआ? 91 से हुआ, सोवियत संघ के विघटन के बाद से। कौन सी सरकार थी? नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री जी थे और मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। इन्होंने ही जो नए सुधार लेकर आए, उदारीकरण अपनाया, वो कौन सी सरकार ने अपनाया था? मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे और नरसिंह राव थे जिन्होंने उदारीकरण के लिए रास्ते खोले, भारत को एक नए प्लेटफॉर्म पर ले जाने की बात कही। और अर्थव्यवस्था कैसी थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। ऐसी अवस्था में हमने वैश्वीकरण को अपनाया और वैश्वीकरण भी धीरे धीरे हम आगे बढ़ने लग गए। तो यहाँ से सवाल क्या क्या बने? नरसिंह राव सरकार ने उदारीकरण अपनाया 1991 में। सवाल सिर्फ एक ही बना, वो बना ये और ये। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत ने वैश्वीकरण कब अपनाया था? 1991 से अपनाया है। इसमें आगे देखें तो 92 से 93 यानी कि 1992 और 93 में रुपए को पूरी तरीके से परिवर्तन की बात कही गई। इससे पहले भारत में रुपए का पूर्ण परिवर्तन नहीं था, कुछ अंशी था। अब रुपए पूरा परिवर्तन होने लगा, यानी कि डॉलर के मुकाबले रुपए, और हम एक्सचेंज यानी कि रुपए को पूरी तरीके से हमने मार्केट में खोल दिया।
अंतरराष्ट्रीय मार्केट में हमने अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से खोल दिया। अब ऐसा नहीं कि हम अपने रुपए को, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने में लगे हुए हैं, नहीं, हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में कंपटीशन करेंगे और हमारे रुपए को स्टेबिलिटी में लाएंगे। अब हमने पूरे मार्केट से अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ दिया, तो ये क्या कहलाया? रुपए का पूर्ण परिवर्तन कहलाया। इससे पहले हम सिक्योरिटी सिस्टम में जीते थे, यानी कि 80% हम सेविंग करेंगे, 20% देंगे मार्केट को, या 40% मार्केट ही हमारा कंपटीशन करेगा, ऐसा हमारे यहाँ था। लेकिन 92-93 में जब उदारीकरण हमने अपनाया तो अपनी अर्थव्यवस्था को पूर्ण परिवर्तन में कहा गया कि जैसे जैसे मार्केट चलेगा उसके साथ ही हम चलेंगे अंतरराष्ट्रीय मार्केट के साथ। बाजार और वित्तीय सुधारों पर जोर दिया गया। बाजार क्या है? अंतरराष्ट्रीय बाजार को अपनाने की बात की गई। वित्तीय सुधार क्या थे? जो प्रतिबंध थे, नियम कानून थे, उन पर अमल किया गया। कंपनियां आसानी से आकर यहाँ पर रह सकें, उनकी सहूलियत के लिए जो व्यवस्थाएं वो की जाएंगी, सरकारी नियमों में बदलाव किए जाएंगे। कुल मिला के कहा जाए तो बहुत आसान शब्दों में व्यापार के लिए अनुकूल माहौल बनाने का कार्य किया गया। आयात निर्यात नीति में सुधार। सबसे पहले तो जो आयात पॉलिसी थी उसमें रोक हटाई गई कि हमारे यहाँ भारी कंपनियां व्यापार नहीं कर सकती, उन रोकों में कमी लाई गई। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अंग्रेजी में कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसकी मात्रा क्या की गई? बढ़ाई गई, ताकि विदेशी कंपनियां ज्यादा मात्रा में पैसा हमारे यहाँ निवेश कर सके। आयात निर्यात नीति में सुधार किया गया जिससे ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आए, व्यापार कर सकें। दिसंबर 1994 में एक पॉलिसी पर हस्ताक्षर हुए, अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ कि भारत अंतरराष्ट्रीय धरातल पर क्या करेगा? व्यापार करेगा। और ये क्या था? 1 जनवरी 95 में फिर हम अंतरराष्ट्रीय समझौते WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसमें हम शामिल हो गए। और अब भारत अंतरराष्ट्रीय नियमों को मानने के लिए तैयार रह गया कि दुनिया की जितनी भी संस्थाएं हैं, दुनिया के जितने भी व्यापारिक लोग हैं, जितने की जो कंपनियां हैं व्यापारिक, वे सब किसके पालना करेंगी? WTO की पालना करेंगी। इसके द्वारा जो नियम बनाए जाएंगे उन नियमों को ये मानेंगे और उनको ध्यान में रखकर ही क्या बनाए जाएंगे? नियम और व्यापार को आगे बढ़ाया जाएगा। तो सवाल यहाँ से क्या क्या बना? रुपए को पूरी तरीके से परिवर्तन 92-93 से किया गया। ये पूछेगा भारतीय रुपए को पूरी तरीके से परिवर्तन के लिए कब खोल दिया गया? तो कब था? 92-93 में था। बाजार और वित्तीय सुधार, यहाँ से कोई सवाल बनता नहीं है। हाँ, ये होगा, भारत ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए समझौता कब किया? 30 दिसंबर 94 को हस्ताक्षर किए। WTO की स्थापना, ये आपके ज्योग्राफी में बहुत डिटेल से आएगा, इसके रूल रेगुलेशन भी आएंगे और अपन भी इसको एक जगह और पढ़ेंगे। कहाँ? UNO में पढ़ेंगे हल्का सा तो इसे, और एक क्षेत्रीय आकांक्षा वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। WTO की स्थापना 1 जनवरी 95 को हुई। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियम कौन बनाता है? WTO ही बनाता है। FDI क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। और ये आयात कितना रहेगा, विदेशी कंपनियों की हिस्सेदारी कितनी रहेगी, ये तय कौन करता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तय करता है।